इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के विषय में बात की थी मैंने, और उसमें व्यापक चर्चा की थी कि गर्मी में कैसे मौसम काम करता है, कैसे पश्चिमोत्तर भारत धीरे धीरे गर्म होकर धधकने लगता है। पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ विषुवत रेखा से खिसक कर भारत में ITCZ स्थापित हो जाता है। ये ITCZ का प्रतीक है। तो कैसे ITCZ, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है ITCZ भारत की ओर चला आता है, यानी पश्चिमोत्तर भारत हवाओं के अभिसरित होकर ऊपर उठने का क्षेत्र बन जाता है। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो का टाइटल है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। उसमें बताया गया है कि कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की ओर आकर्षित होता है। मैंने यही तक उसमें बताया था कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आकर्षित हो जाता है। अब इसके बाद की बात इस वीडियो में है, ठीक है। थोड़ा सा परिचय दे दूं कि कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की तरफ आता है, ठीक है। देखिए, सूर्य वर्ष भर में कभी विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर। लेकिन एक खास बात है कि सूर्य चाहे कर्क रेखा पर लंबवत चमके, चाहे मकर रेखा पर, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो गया, यानी उत्तरी गोलार्ध में चला गया, उत्तरायण हो गया। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। लेकिन सूर्य चाहे कर्क रेखा पर लंबवत चमके, चाहे मकर रेखा पर, बीच में पड़ता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें बिल्कुल लंबवत भले न पड़े, थोड़ी सी तिरछी ही पड़े, लेकिन विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें यानी बिल्कुल सिर पर, है ना। विषुवत रेखा पर, हम तो विषुवत रेखा पर रहते नहीं है ना, हम तो भारत में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम तो कर्क रेखा के आसपास है ना। तो लेकिन विषुवत रेखा पर जो देश हैं वहां पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं, चाहे सूर्य की विषुवत कर्क रेखा पर हो चाहे मकर रेखा पर हो, लेकिन विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं। ये विशेषता है, ठीक है, आप ये स्वीकार कर लीजिए। तो विषुवत रेखा पर साल भर गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो वायुमंडल में निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। कहाँ? विषुवत रेखा पर। लो प्रेशर जोन, इस लो प्रेशर जोन इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। तो इस विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं चल पड़ती है ना। ये हवाएं 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी से चलती हैं। कहाँ? विषुवत रेखा की तरफ। 35 डिग्री उत्तरी से विषुवत रेखा की तरफ और 35 डिग्री दक्षिणी से विषुवत रेखा की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड। व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पर चल पड़ती हैं और टकराकर एक दूसरे से चल पड़ती हैं और एक दूसरे से टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है, हवाएं ऊपर उठती हैं वहां पर। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी। क्यों? क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। देखिए, ये उत्तर पूर्वी यानी इधर उत्तर और इधर पूर्व, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व से आने वाली पवनों को हम उत्तर पूर्वी कहते हैं। दक्षिण पूर्व से आने वाली पवनों को हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। इतना समझ गए कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन क्या है? समझ गए? 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो हवा साल भर विषुवत रेखा की तरफ बहती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है। तो 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो हवा साल भर विषुवत रेखा पर प्रवाहित होती है उसे हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। तो विषुवत रेखा पर जो दोनों गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आती हैं और टकराकर ऊपर उठती हैं, तो उस जोन को, विषुवत रेखा का वह जोन जहां पर हवाएं अभिसरित होती हैं यानी टकराती हैं, हवाओं में कन्वर्जन होता है, अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं, उसे हम ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण मतलब हवाओं का टकराव, अभिसरण, ITCZ, ठीक है। होता क्या है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि स्थलखंड जल्दी गर्म हो जाते हैं, सागर की तुलना में स्थलखंड जल्दी गर्म होते हैं और ज्यादा गर्म होते हैं। आप अपनी छत पर एक बाल्टी पानी रखिए, जब सूर्य एकदम आपके सिर पर, दोपहर के 12 बजे एक बाल्टी पानी रखिए, ठीक है।
आप अपने छत के फर्श पर 1 घंटे बाद हाथ रखिए। 1 घंटे बाद जब बाल्टी का पानी गर्म हो जाए तो बाल्टी के पानी में हाथ डालिए, आपका हाथ जलेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपने छत के फर्श पर हाथ रख दिए तो आपका हाथ जल सकता है, अगर जून जुलाई का महीना है तो। क्यों? क्योंकि चट्टानें जल्दी गर्म हो जाती हैं और ज़्यादा गर्म होती हैं। जल उतनी न जल्दी गर्म होता है और न ही उतना ज़्यादा गर्म होता है। जल देर से गर्म होता है, कम गर्म होता है। जो चट्टानें होती हैं जल्दी गर्म हो जाती हैं और ज़्यादा गर्म होती हैं, है ना। तो जो ITCZ है इस पर डिपेंड करता है कि ग्लोब पर, पृथ्वी पर कहाँ पर भूखंड ज़्यादा गर्म हो रहा है। भाई अगर सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा ज्यादातर तो पहले सागरीय क्षेत्रों से गुजरता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। विषुवत रेखा का ज्यादातर क्षेत्र समुद्रों में समुद्रों के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, बिल्कुल एकदम सिर पर। लेकिन 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। सूर्य उत्तरायण होते होते 21 जून को कहाँ चलाता है? कर्क रेखा पर चलाता है 21 जून को। लेकिन स्थल खंड चट्टान है। स्थल खंड की विशेषता क्या है कि समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और ज्यादा गर्म होता है। तो स्थल खंड 21 जून का इंतजार नहीं करता है। स्थल खंड, बहुत से लोगों ने पिछले वीडियो में जो कमेंट किए थे उसको आधार मानकर भी मैंने आज का वीडियो बनाया है ताकि आप समझ सके। स्थल खंड 21 जून का इंतजार करेगा नहीं, स्थल खंड गर्म होना शुरू कर देता है। जैसे ही सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, स्थल खंड गर्म होना शुरू हो जाता है। आपको ये बात भी मैं यहाँ पर दोहरा दूं, आप जानते भी हैं कि स्थल खंड ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड कम है। आप अपना विश्व मानचित्र खोल कर देखिए या दीवार पर टांगे हैं मानचित्र तो उसको देखिए। ग्लोब पर ज्यादातर स्थल खंड या महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों की कमी है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। लेकिन उसके पहले ही मई के महीने में ही स्थल खंड यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये भारत का उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान। भाई भारत तो तब भी था जब पाकिस्तान नहीं बना था, समझने वाली बात है। आप लोगों को और मैच्योर बनना पड़ेगा। भारत तो तभी था जब पाकिस्तान नहीं बना था। भारत का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से है। हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में पूरा भूखंड भारत ही है। बांग्लादेश भी भारत से ही अलग हुआ है, पाकिस्तान भी भारत से ही अलग हुआ है, सब कुछ भारत है। जो भी हिंद महासागर के उत्तर में है, जलवायु राजनीतिक सीमाएं नहीं देखती है। जलवायु ये थोड़ी देखेगी कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे है तो हवाएं उधर नहीं जाएंगी। एक गाना है ना रिफ्यूजी फिल्म का, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो मेरा मतलब कि जलवायु देश की सीमाएं नहीं देखेगी। भारत से मतलब पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कुछ भारत। तो पूरे पश्चिमोत्तर भारत में पाकिस्तान समेत मई आते आते जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है, तो मई महीने तक आते आते ही पूरा पश्चिमोत्तर भारत यहाँ पे इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि पश्चिमोत्तर भारत में एक लो प्रेशर का जोन विकसित होता है, निम्न दबाव का केंद्र विकसित होता है। मई महीने के अंत तक आते आते ये निम्न दबाव का क्षेत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि हिंद महासागर की हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये लो प्रेशर का जोन इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ये लो प्रेशर का जोन या निम्न दबाव का क्षेत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, हिंद महासागर में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। फेरल का नियम है, फेरल ने कहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ घूम जाती हैं। ठीक है, तो होता यह है कि पश्चिमोत्तर भारत में विकसित ITCZ जब बहुत शक्तिशाली होकर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोनों को अपनी तरफ खींचता है, तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोने इस दिशा में उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहेंगी। फेरल का नियम याद रखिए,
फेरल ने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी ये हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। देख रहे हैं आप भाई, इन हवाओं के लिए उत्तरी गोलार्ध में दायां किधर हुआ? इधर हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में जाते ही ये हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। फेरल लिखा है, फेरल का नियम है। क्यों मुड़ जाती हैं? ये कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। कोरियोलिस बल हम आपको वायुमंडल जब चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर तो उसमें हम आपको विश्व भूगोल में वायुमंडल चैप्टर में हम आपको कोरियोलिस बल पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि कैसे हवाएं दाएं मुड़ जाती हैं या बाएं मुड़ जाती हैं। ये तो दूसरा चैप्टर है, उसमें हम अभी नहीं जाना चाहेंगे। फेरल ने कहा है कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में विकसित आईटी सिस्टम जब अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में पहुंचते ही दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, और दाहिनी ओर मुड़कर भारत की ओर रुख कर लेती हैं। भारत की ओर रुख मतलब भारत की ओर चल पड़ती हैं। चूंकि ये पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में